साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। आज हम अध्ययन करेंगे सेक्शन 112 कस्टम एक्ट का, जिसके तहत 1 करोड़ की पेनल्टी किसी व्यक्ति पर इम्पोज की गई और ये कहा गया कि ये गोल्ड की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है और इसके द्वारा कस्टम ड्यूटी बचाने के उद्देश्य से जो अदर को अक्यूज्ड हैं उनसे कॉन्स्पिरेसी की गई, गोल्ड का इलीगल तरीके से स्मगलिंग कराया गया और अल्टीमेटली सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट था, कस्टम ड्यूटी को इवेट करना। और इसके अलावा उस व्यक्ति पर सेक्शन 112 कस्टम एक्ट के तहत भी 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। पर उसने कुछ ऐसे दाव पेच रखे जिससे ना केवल पेनल्टी डाइल्यूट हुई अपितु ख़त्म भी हो गई। तो 112 कस्टम एक्ट है क्या, इसको हम कैसे डील आउट कर सकते हैं, कैसे इससे लड़ सकते हैं ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथियों, होता क्या कि जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में हैं और वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो कानूनन ये मान लिया जाता है कि आप भी उससे कॉन्स्पिरेसी में हैं। तो हमारे वहाँ पर दाव पेच तर्क क्या होने चाहिए, हमें कैसे उन समस्याओं से निपटना है, ये सब मैंने आज खुलकर इस वीडियो में डिस्कस किया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरे वीडियो में 4 एजेंडा हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। सबसे पहले मैं बात करूँगा केस के टाइटल के ऊपर, फिर बात करूँगा मैं फैक्ट्स पे, फिर बात करूँगा मैं कंटेंशंस पे, फिर बात करूँगा मैं लीगल पोजीशन पे। वीडियो लंबा ज़रूर है, चाहे वो 50 मिनट का है चाहे 60 मिनट का है, पूरा सुनना। कारण क्या है कि जो कुछ बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है और काफ़ी हद तक आपको राहत दे सकता है। और अगर आपको जल्दबाजी है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। जल्दबाजी में मैं काम बिल्कुल नहीं करता हूँ, मुझे क्वालिटी वर्क पसंद है और एक एक चीज़ अगर मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर है, कंसेप्चुअली दे आर क्लियर, तो वो एक बेटर डिफेंस कर सकते हैं, चाहे वो एक एडवोकेट है और चाहे वो एक क्लाइंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि आपको लॉयर बनना पड़ेगा, लीगल नॉलेज चाहिए तभी आप कंटेस्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, आपको केवल अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। जो बातें बता रहा हूँ उसको फॉलोअप करो, जो पोजीशन कानून में लेट डाउन की हुई है उसको देखो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। क्लियर हो गया? चलें आगे। ठीक है जी। साथियों, सबसे पहले आप नोट करें केस का साइटेशन। केस का साइटेशन है श्री वी पटेल वर्सेस स्टेट। जजमेंट है कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल का। जजमेंट का डेट है 19/9/2022। साथियों, रीजनल बेंच ने जो है जजमेंट पास किया है इन कस्टम अपील नंबर 10233/2022। क्लियर हो गया? तो ये क्रेडेंशियल्स जो है मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करा दिए। अब थोड़ा सा हम चल रहे हैं आगे कि क्या हुआ इस केस में। इन दिस केस द कंसर्न अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द जजमेंट पास्ड बाय द कमिश्नर्स ऑफ कस्टम। कि एक जजमेंट पास्ड हुआ है बाय कमिश्नर ऑफ कस्टम के द्वारा, जो कि अहमदाबाद में है, जिन्होंने पेनल्टी इम्पोज करी है 1 करोड़ की अंडर सेक्शन 112 ऑफ कस्टम एक्ट इन रिलेशन टू द रोल ऑफ द अक्यूज्ड और कल्प्रिट इन स्मगलिंग ऑफ द गोल्ड एक्टिविटी। कि अक्यूज या जो कंसर्न कल्प्रिट है ये गोल्ड एक्टिविटी की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जिस कारण उस पर सेक्शन 112 सब क्लॉज बी कस्टम एक्ट के तहत जो है 1 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है। अब डायरेक्टली जो जजमेंट है इसमें आप आ जाएं पेज नंबर 4 के ऊपर। सेक्शन 112 कहता क्या है, क्योंकि अगर अपन आगे बढ़ गए ना लॉ समझे बगैर, दिक्कत जो है अपने लिए। क्लियर है? चलें आगे। पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन ऑफ गुड। कि अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। क्लियर है? चलें आगे अपन। एनी पर्सन हु एक्वायर्स पोजेशन ऑफ, कि जो पोजेशन को एक्वायर करता है या इन एनी वे कंसर्न इन कैरिंग, या किसी तरीके से वो कैरिंग में या रिमूविंग में या डिपॉजिटिंग में या हार्बरिंग में या कीपिंग में या कंसीलिंग में या सेलिंग में या परचेज में या किसी भी तरीके से डील करता है उन गुड्स को विच ही नोज और हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट, जिसको वो जानता है या जानने का विश्वास रखता है, आर लाइबल टू बी कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 111। कि जिससे सेक्शन 111 कस्टम एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट या जब्त किया जा सकता है। ही शैल बी लाइबल इन द केस ऑफ गुड्स in respect of which any prohibition is in force under this act or under any other law in the force for the time being, penalty not exceeding the value of good or 5,000 rupees whichever is greater। कि जिसके पर्सपेक्टिव में प्रोहिबिशन दे रखे हैं
या तो एक्ट में या किसी समकालीन कानून के अंदर, तो उस पर्सपेक्टिव में उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी। क्लियर है बात ये? तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझनी है कि कोई भी कानून लागू करने से पहले कंसर्न अथॉरिटी का ये दायित्व है कि वो अश्योर हो जाए कि रियल में फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल में वायलेशन हुआ है। ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर हम केस को रन नहीं कर सकते। तो ये जो बातें लिखी गई ना कानून में, ये बातें एग्जिस्ट होनी चाहिए। जब तक वायलेशन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। अगर वायलेशन एक्ट का है या समकालीन कानून का है तो ऐसा करना जो कि कैटेगरी नंबर ए में दे रखा है, वो कैटेगरीज क्या है? या तो आप उसको कैरी करें, या उसको आप रिमूव करें, या उसको आप डिपॉजिट करें, या उसकी आप हार्बरिंग करें, या उन्हें रखें जिसको हम कहते हैं कीपिंग, या उन्हें कंसील करें, या उन्हें सेल करें, या उन्हें परचेज करें। देन इट वुड बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 111 ऑफ द कस्टम एक्ट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए साथियों, बेनिफिट्स क्या हैं एज पर द डिपार्टमेंट? द ऑफिसर्स ऑफ एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट, कि एक कंसर्न डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पे जिसका नाम है एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है जी, जो कि अहमदाबाद में है। फाउंड दैट श्री जिग्नेश वर्किंग एज ड्यूटी ऑफिसर मैसेस ग्लोबल इंडिया ऑन 4th June 2019 to be behaving in suspicious manner with a passenger in the aero bridge of bay number so and so and found to be in possession with the yellow medals। कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताया गया जिग्नेश, जो किसी पर्टिकुलर फर्म का जो है ऑनर है या उससे कंसर्न है, जिसके पोजीशन में येलो मेडल, जिसको हम कहेंगे सोना, जो है पाया गया। क्लियर हुआ? लिख लीजिए इन शब्दों को कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जिग्नेश, जिसके पास से येलो मेडल पाया गया। क्लियर है? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न्ड इंटेलिजेंस यूनिट कंसर्न विद द एयरपोर्ट यूनिट। क्लियर है? चले आगे। ठीक है जी। साथियों आगे फैक्ट्स क्या है? द ऑफिसर्स कंडक्टेड पर्सनल सर्च, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ऑफ मिस्टर जिग्नेश, कि जो कंसर्न ऑफिसर से उन्होंने पर्सनल सर्च भी कंडक्ट कर दिया। वेयर बाय इट वॉज फाउंड दैट ही इज़ कैरिंग 9 ब्राउन पैकेट्स, और ये पाया गया उसके पास जो है 9 ब्राउन पैकेट्स हैं। और उसके बाद प्रोसीजर क्या है कि 5 विटनेस जो है कॉल किए गए। इसको भी जो है आप अंडरलाइन कर लो, ये 5 विटनेस क्यों कॉल किए गए। साथियों एक प्रोसीजर है सीआरपीसी में, ठीक है जी, और उसके तहत ही मैंडेटरी कि जब भी सर्च होगा और सीजर होगा तो ये इंडिपेंडेंट गवाहों की या व्यक्तियों की उपस्थिति में होना चाहिए, जिसके लिए आप सेक्शन 100 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी का पढ़ सकते हैं। अगर ये प्रोसीजर कंडक्ट नहीं करेगा कस्टम्स, तो सारा का सारा प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा? इनलीगल। क्या हो जाएगा जी? इनलीगल। क्लियर हुआ? चलो आगे। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले तो उसका सर्च किया, वो पैकेट्स मिले और गवाह बुलाए, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो है शुरू कर दी, और फाइनली बना पंचनामा, जिसको हम कहते हैं मेमो ऑफ द कंसर्न स्पॉट, कि कंसर्न स्पॉट पर जो कार्रवाई हुई है उसका पंचनामा या मेमो जो है वो तैयार किया गया। द ऑफिसर्स ओपन द पैकेट, फिर पैकेट्स को जो है ओपन किया गया, जिसमें 47 गोल्ड बार्स थी, सोने की 47 बार्स अवेलेबल थी उसमें, जिनको सीज किया गया और उसका सीजन मेमो भी जो है तैयार किया गया। एंड स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जिग्नेश वॉज रिकॉर्डेड इन विच ही हैज़ मैंशनड दैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर दूँ। अब यहाँ पर फोर्स में क्या गया? सेक्शन 108 कस्टम एक्ट्स का, कि जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, कोई बात रिकॉर्ड की जाएगी, तो सेक्शन 108 कस्टम एक्ट में रिकॉर्ड जो है वो की जानी है। कि गोल्ड बार्स वर गिवन टू हिम बाय अ पर्सन, कि वो गोल्ड बार जो है उसकी नहीं है, उसे किसी पर्सन ने दी है। उसका नाम क्या बताया उसने? श्री लोकेश शर्मा। अब ये दूसरा व्यक्ति जो है पिक्चर में आ गया। तो पहले तो कौन था? जिग्नेश, फिर कौन पिक्चर में आ गया? लोकेश, कि ये जो मैंने बार्स ली हैं ये लोकेश ने मुझे प्रोवाइड की है। ही वॉज सपोज टू हैंड ओवर द सेम टू मिस्टर आर त्रिवेदी आउटसाइड द एयरपोर्ट टर्मिनल। जब भी आप लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ बने होते हैं टर्मिनल, तो उसने कहा मुझे इस व्यक्ति ने बार दी और ये कहा कि ये मेरा कंसर्न पर्सन है मिस्टर आर त्रिवेदी, ये जाके उसको हैंड ओवर कर देना। पर चूंकि उसने बार मुझे ये बता के नहीं दी कि ये गोल्ड बार है या स्मगलिंग का माल है या मैं कस्टम ड्यूटी को एवेट कर रहा हूँ, उसने कहा भाई ये 9 पैकेट्स हैं, जाकर मेरे दोस्त को दे देना जो एयरपोर्ट टर्मिनल पर खड़ा हुआ है, और आपको इस जगह पर जो है मिल जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ बात समझ में आई कि क्या स्टोरी घुमाई डिफेंस ने? द ऑफिसर फर्दर कैरिड आउट द इन्वेस्टिगेशन, उनको फिर एक नया क्लू मिल गया
कि अब 3 लोग पिक्चर में आ गए, मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर लोकेश शर्मा और मिस्टर जिग्नेश, और इन्होंने एविडेंसेस जो है कलेक्ट करना शुरू करी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर गलती है कस्टम्स की कि इनिशियल उन्होंने मांग के चला कि वो गोल्ड का स्मगलिंग कर रहे हैं। अरे भाई, आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन। कई ऐसी अथॉरिटियाँ रिसेंटली हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की है, आपको मानस बना के काम नहीं करना है। आपको ये मानना है कि अक्यूज जो है इनोसेंट है। इन्वेस्टिगेशन करो, फैक्ट सामने आएंगे, उसको रिवेल आउट करो और फिर आगे जो है बढ़ो। बट फ्रॉम द इंसेप्शन दे आर बिलीविंग दैट द कंसर्न पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ द गुड्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि इनका मानस सिर्फ और सिर्फ एक टारगेटेड मानस है। ये चाहते हैं कि हम इन्वॉल्व कर दें। क्लियर है? तो उनकी जांच की डायरेक्शन भी वैसे ही ये कैरी ऑन कर रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंट रिकवर्ड आफ्टर रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स भी जो है रिकवर हुए, कैरिड आउट एट वेरियस लोकेशन, जो कि जिस वेरियस लोकेशन पे जो है कैरिड आउट हुए, जो रिकवर्ड हुए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो थे इनसे भी डाटा को जो है रिट्रीव किया गया और ये मान लिया गया कि दे आर इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ द गुड। डाटा स्टोरेज डिवाइस रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ मिस नीता सी परमार। अब ये 4 नंबर की जो है पर्सन रिकॉर्ड पर आ गई। जब ये रिसर्च हुआ, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पर्दे खुलते गए और अल्टीमेटली एक नई व्यक्ति या एक नई महिला पिक्चर में आ गई जिसका नाम था निशा परमार, और उससे भी डाटा स्टोरेज जो है रिट्रीव हुआ और उससे भी उन्होंने माना कि ये एक लंबा गैंग है जो कि स्मगलिंग्स में जो है इन्वॉल्व है। एंड ऑल्सो दे रिकवर्ड द ईमेल फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मिस्टर जिग्नेश, और जिग्नेश जी का जो है इन्होंने पूरा ईमेल एक्सेस कर लिया और ये माना कि इसके जीमेल से जो डाटा रिकवर हुआ है या रिट्रीव हुआ है वो भी कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं शो कर रहा है। इसके अलावा मिस्टर जितेंद्र रोकड़, ये भी एक नया व्यक्ति इन्वॉल्व है इस केस के अंदर, जो कि इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व दिखाई दिया। उसने भी ये रिवील्ड किया कि एक गोल्ड स्मगलिंग रैकेट है जो कि एक संगठन के रूप में जो है काम कर रहा है, जिसके पीछे मास्टरमाइंड जो है ये जो ऑपरेशंस हैं वो हैं बाय मिस्टर आर त्रिवेदी की और उसकी वाइफ के जिसका नाम है हीना, और उनके कंसर्न एम्प्लॉय और की एसोसिएट के जिसका नाम है नीता। तो ये नीता कौन थी? उस आर त्रिवेदी और उसकी वाइफ का एक की फैक्टर। तो कुल मिला के कितने लोग इस केस में जो है इन्वॉल्व हो गए, परतें खुलती जा रही हैं और लोग मिलते जा रहे हैं। और इस स्मगलिंग एक्टिविटी को एडिट किया है जिग्नेश ने, और इस पूरे वर्क में उसने ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए काम किया ताकि अधिक से अधिक हम इस वर्क को स्मूथली जो है वो कंडक्ट कर सकें। अब ज़रा यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा कि एक बेवकूफ़ स्टेटमेंट ने कितने लोगों को जो है इन्वॉल्व कर दिया। जब जिग्नेश शांत है, वो कुछ बात नहीं कर रहा है, तो तुम लोग क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो कि इस तरह से गलत क्राइम हो रहा है, गलत एक्टिविटी हो रही है। एक बात ध्यान रख लो कि अक्यूज्ड बाउंड नहीं है टू कन्फेस, ये उसका एक संवैधानिक और उसका एक लीगल अधिकार है। वो उन्हीं फैक्ट्स को बताएगा जो उसकी नॉलेज में है। अगर दबाव देकर एविडेंस कलेक्ट की जा रही है तो ही इज़ नॉट बाउंड टू कॉपरेट। वो जाकर संबंधित अधिकारियों को, अथॉरिटीज़ को और कोर्ट में जाकर अपने ज्ञापन को दर्ज कर सकता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जास्ती हो रही है, मुझे कन्फेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पर डर के कन्फेस करना, क्योंकि ये लोग आपको देंगे लालच कि देखो भैया तुमको हम छोड़ देंगे, उनको हम टांग देंगे, जबकि आपको छोड़ने वाले वो भी नहीं है। सेक्शन 108 कस्टम एक्ट के जरिए आपके स्टेटमेंट लेंगे, डाटा को रिट्रीव करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और आपको कनेक्ट कर देंगे कि ये लो जी आप भी इन्वॉल्व हो और आप भी इनको स्मूथली जो है वर्कआउट करने में हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर क्या हुआ, डाटा रिट्रीव हुआ और इन्होंने पूरा क्राइम जो है खोल के रख दिया कि ये देखो ये क्राइम ऐसे हुआ है, जबकि ये रियल फैक्ट्स ही नहीं थे। ये लोग जांच की डायरेक्शंस जो ले रहे थे वो डायरेक्शंस थे कनेक्टिविटी पे, जबकि कनेक्टिंग एविडेंस यहाँ पर थी नहीं। अगर एक बार कनेक्टिंग एविडेंस की चेन को ब्रेक कर दिया गया तो वहाँ पर कन्विक्शन किसी भी हालत में नहीं हो सकता, चाहे केस कोई सा भी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मैटर में चेन को जोड़ना है। अगर चेन जुड़ती नहीं है, चेन ब्रेकेज हो रही है, तो उसका फ़ायदा डिफेंस को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर स्टेटमेंट में एक फैक्ट ये भी खुल के आया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस पूरे रैकेट को जो है हम लोग नहीं चला रहे हैं, इनको कुछ लोग जो है फाइनेंस कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम उसने बताया जितेंद्र रोकड़, जो अपन अभी देखा भी, दूसरा है मेहुल, तीसरा है राजू गोस्वामी, चौथा है विपुल जोशी और पांचवा है ललित जैन। ये था रैकेट उनके हिसाब से। पर रैकेट खोला कैसे? कन्फेशन स्टेटमेंट पे। अरे भाई एक बात समझो, आपको जांच करनी है 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर पे। अब आपको ये लगा कि हमने कन्फेशन ले लिया और हम जीत गए, जबकि टेक्निकल डिफेंस ने फंसा के रख दिया प्रोसिक्यूशन को। देखो कन्फेशन अगर जब भी आप लोगे और अगर वो प्रॉपरली नहीं लिया गया है एज़ पर द पैरामीटर ऑफ CRPC, एज़ पर द पैरामीटर ऑफ कस्टम एक्ट, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो उनको लगा कि हमने करोड़ों का सोना पकड़ लिया और खुश हो जाएगी मोना, बट रियल में क्या था कि डिफेंस ने उनको अपने जाल में लेकर ये सीन क्रिएट कर दिया कि तुम तो सही डायरेक्शन में हो और हम गलत डायरेक्शन में हैं, जबकि डिफेंस को ये मालूम था कि एज़ पर लॉ कस्टम गलत कर रहा है और हम लोग जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर हुआ?
चलो आगे। अब साथियों आगे क्या फैक्ट्स हैं, बड़ा ही मजा आपको आने वाला है। ए वेरी इंटरेस्टिंग केस इन द कैरियर ऑफ कस्टम्स। क्लियर है? चलिए। द स्मगलिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम दुबई टू इंडिया वॉज कैरिड आउट विद इंटेंट टू नॉट टू पे कस्टम ड्यूटी, कि ये सोना जो है वो दुबई का है, वो इंडिया में लाया गया इस तरीके से कि कस्टम ड्यूटी जो है नहीं देने पड़े, जिसके लिए पर्सनस को यूज़ किया गया एज अ कैरियर। अपॉन अराइवल एट अ पर्टिकुलर टर्मिनल ऑफ द एयरपोर्ट ऑफ अहमदाबाद द गोल्ड कैरिड बाय द कैरियर सेंट बाय मिस्टर आर त्रिवेदी। ये आर त्रिवेदी का गोल्ड था जो उसने सेंड किया थ्रू कैरियर्स, और ये हैंड ओवर किया गया जिग्नेश को, जो मैंने बताया आपको ऐसे हो कि ऐसा एजेंट काम कर रहा था, इधर इन द एरो ब्रिज और इन द रैम्प एरिया ऑफ द एयरपोर्ट। ये कुल मिला के हैंड ओवर हो गया मिस्टर जिग्नेश को, और जिग्नेश बाय कंसेलिंग द गोल्ड इन द ड्रेस वोन बाय हिम स्मगल्ड द सेम इनटू इंडिया बाय एग्जिटिंग SVPI एयरपोर्ट अहमदाबाद एंड वॉज हैंडेड ओवर बाय हिम टू श्री आर त्रिवेदी और स्पेसिफिक पर्सन सेंड बाय आर त्रिवेदी इन्फॉर्म टू मिस्टर जिग्नेश। और ये गोल्ड उसको वापस से इंडिया में लाकर सपुर्द करना था या उसको इंटरेस्ट करना था मिस्टर आर त्रिवेदी को या उसके बताए किसी व्यक्ति को। ये स्टोरी लेके चल रहा है कस्टम या प्रोसिक्यूशन। अडॉप्टिंग द अबव मोडस ऑपरेंडाई। मोडस ऑपरेंडाई मीन्स एक मोड ऑफ ऑपरेशन होता है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई। श्री आर त्रिवेदी एंड हिज एसोसिएट स्मगल इनटू इंडिया, और इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी बड़ा गोल्ड जो है इंडिया में स्मगल किया। क्वांटिटी बताओ, क्या मानते हो क्वांटिटी? 2-3-4 किलो? नहीं भाई, क्वांटिटी है 4886.206 किलो गोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7 मार्च 2013 टू 26 मार्च 2019। इतने लंबे पीरियड तक ये खेल खेलते रहे, बट जब पकड़े गए कस्टम के हिसाब से तो उनको लगा कि उन्होंने एक भारी सफलता हासिल कर ली है, जबकि कस्टम के साथ तो डिफेंस अपना ही लीगल खेल खेल रहा था। The authenticity of the detail of the gold smuggled into India by various carriers sent by Mr. S. Trivedi has been corroborated by travel detail provided by travel agent through whom the ticket were purchased for the carrier on the instruction of Shri R. Trivedi and Neeta C. Parmar, जो उसकी एक employee है, and dates of arrival of carrier in India at the concerned airport at Ahmedabad. The detail recorded in the diary of Shri Jignesh as well as in the chat messages recovered from his mobile were verified with the actual arrival date of the person available in the record of the airport and found it to be correct. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो आर त्रिवेदी और जो मैडम परमार है, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे या इनके फर्दर जो व्यक्ति थे जो कि ऐसा कैरियर काम कर रहे थे, इनकी डिटेल्स जो है ये मिली जिग्नेश के पास में, जिसके पास एक डायरी थी जिसमें डिटेल्स लिखी हुई थी। इसके अलावा मोबाइल डाटा से भी जो है काफ़ी अधिक जानकारियाँ जो है इनको मिली, और जो डाटा रिट्रीव हुआ वो मैच खा रहा था उन क्रेडेंशियल्स से जो कि इन्होंने रिट्रीव किया फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इन्होंने पकड़ा टेकिंग बुकिंग एजेंट्स को और उन व्यक्तियों का डाटा रिकवर करके जो डाटा जिग्नेश के पास था उससे मैच कर लिया, और ये मान लिया कि लिंक जो है वो कनेक्ट हो गया। क्लियर है? और इस तरह से इन्होंने मान लिया कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट से ये सारा काम जो है चल रहा था। विद दिस बैकग्राउंड शो कॉज नोटिस वॉज इशूड। उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू हो गया, जिसका पर्पस क्या था? कॉन्फिस्केशन ऑफ द सीज गुड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 111 ऑफ द कस्टम एक्ट, कि जब भी कस्टम एक्ट का वायलेशन है तो कॉन्फिस्केशन की कार्रवाई तो हो गई होगी, पर इसके लिए शो कॉज नोटिस आएगा, जिसके लिए प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 111 के अंदर डिमांडिंग कस्टम ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी जो है डिमांड की जाएगी। इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी एज पर सेक्शन 112 ऑफ द कस्टम एक्ट, रेड विद सेक्शन 114A एंड फर्दर रेड विद सेक्शन 123 ऑफ द कस्टम एक्ट। सिंपल सी बात है यार, क्या घबराना इसमें। चलो आगे। अपीलांट को भी जो है शो कॉज नोटिस आया, जिसमें एलिज किया गया कि उसने फाइनेंशियल सपोर्ट जो है दिया आर त्रिवेदी को, विच वॉज यूज बाई हिम टू प्रोकर गोल्ड इन दुबई, जिससे वो दुबई से जो है गोल्ड लेकर आया और उसने इंडिया को जो है स्मगल किया। एंड इट अपीयर्स दैट अपीलेंट वॉज नोइंगली इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, और ये एलिगेशन था कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इस गोल्ड की स्मगलिंग में, और उसके पास एक रीज़न टू बिलीव था कि ये गोल्ड जो है ये स्मगल्ड गोल्ड है, जिस कारण 111 कस्टम एक्ट का जो नोटिस है वो वैलिड है। आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी उसने नोटिस को कंफर्म कर दिया और 1 करोड़ की पेनल्टी भी जो है इम्पोज कर दी सेक्शन 112 कस्टम एक्ट के हिसाब से, जिससे ये व्यथित हुए और इन्होंने फिर फर्दर एक अपील करी बिफोर द ट्रिब्यूनल। क्लियर है? अब यहाँ पर उसके एडवोकेट अपीयर हुए, जिसे कहते हैं डिफेंस का अटैक, यहाँ पर शुरू हुआ। इनका कहना है कि यहाँ पर कमिश्नर ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एरर की है पेनल्टी इम्पोज करने में। उनका कहना यह है कि जो स्टेटमेंट है मेहुल के, जो कि फाइनेंशियर है,
और ये जितेंद्र रोकड़ के, जो कि रिकॉर्ड हुए 28 से 19 को और 29 से 19 को। अपॉन पेरूजल ऑफ दिस स्टेटमेंट नो वेयर इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द अपीलेंट हैज़ नॉलेज अबाउट द यूज़ ऑफ द फंड इन द स्मगलिंग ऑफ गुड्स। क्योंकि कस्टम का कहना है कि ये लोग जो है फाइनेंशियर हैं और ये फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्होंने टोटली इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि जो मेहुल और जितेंद्र के स्टेटमेंट थे उसमें ये कहीं भी नहीं है कि अपीलांट ने उस फंड का यूज़ किया जो उन्होंने प्रोवाइड करते हुए गोल्ड स्मगलिंग में जो है यूज़ किया। क्लियर है? तो चेन को ब्रेक करने का प्रयास था डिफेंस का हिटिंग पॉइंट समझो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, सुलझा रही है कस्टम, पर ये लोग हिट कर रहे हैं कि चेन यहाँ ब्रेक हो रही है, चेन यहाँ लिंकअप नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? चलो आगे। ठीक है जी। श्री जितेंद्र रोकड़ इन हिज स्टेटमेंट डेटेड सो एंड सो सबमिटेड दैट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस सरप्लस प्रॉफिट was distributed among श्री मेहुल, श्री जितेंद्र रोकड़ एंड श्री आर त्रिवेदी ऑन इक्वल रेशो, कि हम तीनों जो है पार्टनर्स हैं और जो भी हमें प्रॉफिट होता है हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 33% के रेशो के अंदर। जितेंद्र रोकड़ नो वेयर इन स्टेटमेंट स्टेटेड दैट अपीलेंट हैड नॉलेज ऑफ यूज ऑफ फंड इज स्मगलिंग ऑफ द गुड और टू अर्न एनी प्रॉफिट। पर इस फंड का उपयोग इस अपीलेंट ने किया हो या गोल्ड की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी तर्क उस व्यक्ति का नहीं रहा है जिससे भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस केस में कंसर्न अपीलेंट की जो है बताई गई। ही सबमिटेड दैट श्री मेहुल एंड श्री जितेंद्र रोकड़ सबमिटेड दैट द सेम, उसका फर्दर अटैक किया है। ये समझिए डिफेंस का कि जो ये स्टेटमेंट लिए मेहुल के, जितेंद्र रोकड़ के, ये कस्टडी के तहत लिए गए, तो ये बाय द वे ऑफ कॉर्शन लिए गए हैं, जिस कारण उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप उन्हें फ्री एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन, ये फेयर इंक्वायरी नहीं है। जब तक फेयर इंक्वायरी या फेयर ट्रायल नहीं है तो उनका दिया कोई भी स्टेटमेंट वैसे भी नहीं पढ़ा जाएगा, और जो स्टेटमेंट फाइल पर है वो वैसे भी अपीलेंट को जो है कनेक्ट नहीं करता है। द सेड स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड वैन देवर इन द कस्टडी। ये वापस से इसको अंडरलाइन कर लो आप। यहाँ पर मैं आपको हिट कराना चाहूँगा सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट को, कि अगर कोई एविडेंस आप ले रहे हो बाय कॉर्शन या इन पुलिस कस्टडी, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो है रिलेवेंट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, एंड दे कुड नॉट फॉर्म बेसिस ऑफ कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। क्लियर हुआ? चलो आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। द सेड स्टेटमेंट्स have been recorded but they could not be relied upon until and unless the condition of section 138B of the custom act is duly complied with। तो section 138B custom act पर भी निर्भर किया गया और ये कहा गया कि जब तक उसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती इनको नहीं बढ़ सकते किसी भी हालत में। यहाँ पर डिफेंस का अटैक यह भी है कि जो अपीलेंट है उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए 29/8/19 को, अपीलेंट ने कहीं भी कन्फेस नहीं करा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि उसे इस बात की नॉलेज थी कि उसने फंड्स को उपयोग करते हुए गोल्ड का स्मगलिंग करा या वो किसी भी रूप में इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा। तो ये एक समझदारी है, ये है एक बुद्धिमानी है। क्लियर है कि डिफेंस को मालूम है कि हमें कन्फेस ही नहीं करना, और यही गलतियां आप लोग करते हो कि आप घबरा कर कन्फेस करते हो और अरे भाई कोई प्रसाद आपको मिलेगा नहीं कस्टम से और ना ही आपको छोड़ने वाले। जैसे ही आपने 108 कस्टम एक्ट का स्टेटमेंट दिया और डॉक्यूमेंट रिट्रीव करा दिए और डाटा रिट्रीव करा दिया, आप बचने वाले नहीं हो, दे विल कनेक्ट यू। शांत रहो और ये एक बात आप गार्ड बांध के रख लो। आपको एक ही बात कहनी है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वी वांट टू गिव द रिप्रेजेंटेशन। एक बात आप नोट कर लो, क्योंकि एक रिसेंट लॉ है रवि मिश्रा का जिसमें मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें साफ साफ ये है कि यू हैव अ राइट टू गिव द रिप्रेजेंटेशन। उसके बगैर आपको किसी भी रूप में छेड़ नहीं सकते हैं। एक बात को रख लो, कोई तकलीफ जो है आपको नहीं होनी है। चलो जी आगे। ही सबमिट दैट the concerned authority has erred in holding that the appellant was not engaged in the business of providing finance on interest, and therefore it would not be believable that the appellant financed to Shri R Trivedi। उसने कहा भाई अथॉरिटी का स्टेटमेंट ही गलत है। एक तरफ तो कह रहे कि वो फाइनेंस नहीं कर रही है और कस्टम कह रहे कि वो फाइनेंस कर रही है, तो सही बात क्या है जिस पर सही निष्कर्ष ड्रॉ नहीं किया गया। जजमेंट इज टोटली एब्सर्ड, अनबिलीवेबल, और इस पर रिलाई करते हुए हम कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्ट्रेक्टरी जजमेंट नहीं चलेंगे, जजमेंट रीजन चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार किया है। अगर विरोधाभास है, सेल्फ कॉन्ट्रेक्टरी जजमेंट है, वो लाइबल टू बी सेट असाइड है, लाइबल टू बी क्वेस्ड है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे। चलिए। उनका कहना है कि जो स्टैंड है अथॉरिटी का वो सेल्फ कॉन्ट्रेक्टरी है। इन द केस द अपीलेंट हैज नॉट लैंड एनी मनी एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंपोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी बिकॉज देर इज नो प्रूफ ऑफ एनी फाइनेंसिंग ऑफ द अमाउंट, कि हमने कोई भी चीज़ फाइनेंस नहीं करी है, किसी चीज़ वजह से परचेज नहीं किया है, तो कोई क्वेश्चन पेनल्टी का बनता ही नहीं है एज पर सेक्शन 112 ऑफ द कस्टम एक्ट। उनका ये भी कहना है द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पेन ड्राइव सीज फ्रॉम द रेसिडेंशियल प्रेमाइसिस ऑफ नीता परमार। अब ये परमार कौन है? आर त्रिवेदी की जूनियर या उसकी एम्प्लॉय या उसकी भरोसेमंद।
ये समझना अपने को। वन डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द अपीलांट, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है इसका नेम रिफ्लेक्ट करता है, फॉर पेइंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज सो एंड सो during the period from so and so to so and so. There is no other document on the record to connect the appellant with the R त्रिवेदी in term of the finance. इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं है इसकी कोई भी जांच इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने करी नहीं. There is no other document to connect the appellant with Mr. R Trivedi. During the course of recording of his statement, the appellant categorically submitted that Mr. Mehul required fund and therefore he requested his friend in Dubai to finance him. उसका कहना कि मेहुल मेरा अच्छा फ्रेंड है और मेहुल को फंड्स की जरूरत थी, जिसके कारण उसका एक फ्रेंड दुबई में था. किसका? कंसर्न अपीलांट का. उसको उसने कहा कि मेहुल की हेल्प करनी है और उसको फाइनेंस जो है अपने को कुछ करना है, और उसने कहा मैं इसकी गारंटी देता हूँ अगर ये पे नहीं करेगा तो आई विल पे. Merely such amount has been reflected in the above document retrieved from the pen drive of नीता परमार, कि केवल उसका नाम जो है दिखाई देता है या सिर्फ उसका नाम जो है लिखा हुआ है. इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट ही इज कल्प्रिट, और उसे किसी भी रूप में हम आर त्रिवेदी से नहीं जोड़ सकते और ना ही स्मगलिंग से जो है जोड़ सकते हैं. उसका कहना है कि द अथॉरिटी heavily relied upon the document retrieved from the pen drive seized from the residential premises of नीता परमार. तो पूरा का पूरा बेस वर्क जो किया है अथॉरिटी ने फैसला करते हुए वो नीता परमार के ऊपर ही कर दिया, और उससे जो पेन ड्राइव रिकवर हुआ इस पर कर दिया, और उससे डाटा जो रिकवर हुआ उस पर कर लिया. बट कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस फाइल पे नहीं है जो किसी भी रूप में कंसर्न अक्यूज को या अपीलांट को क्राइम से जो है वो कनेक्ट कर सके. बेसिस ऑन द डॉक्यूमेंट इट इज हेल्ड दैट द अपीलांट फाइनेंस टू मिस्टर आर त्रिवेदी फॉर स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, और उसके आधार पर ये मान लिया कि ये फाइनेंसर है और उसने गोल्ड को स्मगल किया है, जबकि अथॉरिटी मानती कि वो गोल्ड आया और ये गोल्ड उसको लेकर बाहर जो है किसी व्यक्ति को देना था जो आर त्रिवेदी या उससे संबंधित व्यक्ति है. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जो है फाइल पर आ गई. द अपीलांट डिनाइड दैट ही फाइनेंस टू आर त्रिवेदी फॉर स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, जबकि अपीलांट साफ साफ कहता हुआ आ रहा था अपने स्टेटमेंट में कि ना तो मैंने गोल्ड को स्मगल किया है, ना ही मुझे इस बात की जानकारी है, और ना ही मैंने कोई चीज़ गोल्ड स्मगलिंग के लिए किसी त्रिवेदी नाम के व्यक्ति को दी, और ना ही मैंने कोई फंड्स जो है उन्हें प्रोवाइड किए, और ना ही उसका कोई संबंध उन डॉक्यूमेंट्स या उन ईमेल से है जो कि रिट्रीव हुए हैं फ्रॉम द premises of नीता परमार. Even the statement of Mehul, Jitendra Rokad, Mr. Trivedi, Miss परमार were recorded, but nothing is there कि अपीलांट उनसे कनेक्ट है या किसी भी रूप में गोल्ड की स्मगलिंग में जो है वो इन्वॉल्व है. इसके अलावा उन्होंने कई जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया, पर बेसिस क्या था कि द एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट डिड नॉट फाइंड इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द अपीलांट टू शो prima facie that the appellant financed money for smuggling of gold in India. There is no evidence, and that's why the entire proceedings are liable to be quashed and set aside. इसके अलावा उन्होंने इम्फेसाइज किया सेक्शन 112 कस्टम एक्ट पे, जो मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया है, और इसके अलावा उन्होंने रिलाई किया है सेक्शन 111 कस्टम एक्ट के ऊपर. और उनका कहना है कि द पर्सन शुड हैव द नॉलेज एंड हैज रीजन टू बिलीव दैट द गुड्स एक्वायर्ड बाय हिम और डेल्ट विद बाय हिम इन द मैनर मेंशन्ड अबव, कि जो भी गुड्स एक्वायर किए गए हैं उन गुड्स के संबंध में उसको ये नॉलेज है और रीजन टू बिलीव है कि ये स्मगल्ड है, जिसके लिए वो फाइनेंस कर रहा है, तभी कॉन्फिस्केशंस आएगा 111 का. और अगर कॉन्फिस्केशन पिक्चर में नहीं है तो 112 कस्टम एक्ट की पेनल्टी भी जो है इम्पोज नहीं की जा सकती. अब साथियों मैं आ रहा हूँ कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे, वो शुरू हो रहे हैं 5.1 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. We find that as regard the role of the appellant, the concerned authority in the impugn order observed as under. सबसे पहले उस पैरा को पढ़ा गया कि जिसमें अपीलांट का रोल बताया गया. मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान सुन लो, आप समझ लो. The name of the noticee number 21 has appeared in the printout of sheet retrieved from the pen drive seized from the residential premises of Neeta Parmar. Accordingly, inquiry was extended and his statement was recorded. During the course of statement, he submitted that he used to lend and borrow some amount ranging between so and so to so and so with Shri Mehul, and he did not have any business relationship with Shri R Trivedi. And regarding the data contained in the printout where his name is appearing, he clarified that the same pertained to the transaction made by Shri Nilesh to Shri Mehul. He further clarified that the total receipt from so and so shown in the entry pertain to the amount given by Nilesh to Shri Mehul, and notices has argued that the amount was given to Shri Mehul, not to Shri R Trivedi. The question as to why the said transaction of Mehul is reflected in the record of maintained by Neeta Parmar remains unanswered by the noticee. And secondly, the noticee has not specified any reason why he requested Shri Nilesh Dhakan to give the amount of so and so to Shri Mehul, and even to in cash. The allegation that the amount has been funded
to Shri R. Trivedi is fortified by the fact that the said amount has been reflected in the record pertaining to the activity of smuggling of gold, and further it is to be noted that Shri Mehul is also involved in financing the activity of gold smuggling, and such circumstances are clear to involve the role of the concerned appellant in the crime. तो कुल मिला के एक बात जो यहाँ पर रखी गई कि हम किसी भी रूप में गोल्ड की स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं है और ना ही हम किसी भी रूप में मिस परमार से या त्रिवेदी से कनेक्ट नहीं है, जबकि ये पैसा हमने मेहुल को दिलवाया किसी फ्रेंड के जरिए। ये इसलिए रिफ्लेक्शन जो है दिखाई देता है, बट अपरेंटली मुझे ये डिफेंस जो है सही दिखाई नहीं दिया। देखो, आपको देना है प्लॉजिबल आंसर। अगर आप कोई मियर आंसर दे रहे हो या आपका स्पष्टीकरण प्रॉपर नहीं है तो ये चीज़ें आपको बचा नहीं पाएगी। आपको एक स्पेसिफिक थ्योरी पे चलना था कि भाई मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये अमाउंट दिखाई क्यों दिया मुझे क्या पता। भाई मैं तो सिर्फ जानता हूँ मेहुल को, और मैं सिर्फ जानता हूँ मेरे फ्रेंड को। मेरे फ्रेंड को मैंने कहा कि मेहुल को पैसों की ज़रूरत है, उसको उसने लैंड कर दिया और वो पैसा जो है बाद में रिटर्न हो गया। इतनी सी थ्योरी लेके चलनी थी। ये आप साइकिल जितना घुमाओगे ना उतना फंस जाओगे, और साइकिल घूमते घूमते अगर कोई बात आपकी अनआंसर्ड रह गई तो दे विल प्रिज्यूम दैट कि आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हो, और खुद तो हम डूबे साहब में दूसरों को लेकर डूब गए। तो उसकी एक गलत बात से यहाँ मेल भी फंस गया और उसका जो फ्रेंड था वो भी जो है इस केस में इन्वॉल्व हो गया, और ये प्रिजम्पशन ले लिया अथॉरिटी ने भी कि ये सब एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द स्मगलिंग ऑफ द गोल्ड। तो इट इज़ बेटर कि इतना लंबा जहाज घुमाने से आप एक छोटी बात कहो जो ऑथेंटिकेट हो, प्लॉजिबल हो, और एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन उस पर इजीली जो है बिलीव आउट कर सके। क्लियर हुआ आपको? तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, अदरवाइज नुकसान जो है आप ही खाओगे, क्योंकि एडमिशन क्या है, एक बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है, और जैसे ही आप कोई बात लिखते हो तो यू आर बाउंड बाय द सेम, जिसके लिए आप सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट को इजीली पढ़ सकते हो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलूँ आगे? चलिए। इन द लाइट ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, I find that the concerned appellant knowingly funded the amount of Shri so and so to Mr. R. Trivedi for smuggling of the goods, और उसको इस आधार पर जो है इन्वॉल्व मान लिया गया, और सेक्शन 112 कस्टम एक्ट में जो है उस पर पेनल्टी जो है इम्पोज की गई। We find that the role of the appellant is derived only from the printout sheet retrieved from the pen drive seized from the नीता परमार। जो नीता परमार से पेन ड्राइव मिली उससे डाटा जो रिट्रीव हुआ उसका एक प्रिंट आउट था, जिसमें केवल उस व्यक्ति का जो अपीलांट है उसका रोल जो है रिट्रीव हुआ, और जिस कारण उसको जो है क्राइम में इन्वॉल्व माना गया। द स्टेटमेंट ऑफ सैड पर्सन रिमेन अनकॉरोबोरेटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। एज पर द डिपार्टमेंट, श्री आर त्रिवेदी बीइंग द मास्टरमाइंड ऑफ द स्मगलिंग रैकेट, हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नो एवर स्टेटेड द नेम ऑफ द अपीलांट एज कनेक्टेड इन द एलिज एक्टिविटी ऑफ स्मगलिंग ऑफ गोल्ड। पर उसने भी इस पूरे स्टेटमेंट में या अदर व्यक्तियों ने अपने स्टेटमेंट में ये कहीं भी नहीं कहा कि अपीलांट जो है गोल्ड की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। ही नोवेयर स्टेटेड दैट द अपीलांट हैज़ फंडेड द अमाउंट, कि अपीलांट ने जो है फंड्स को जो है हमें दिया ताकि हम गोल्ड को इजीली स्मगल आउट कर सकें। वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ श्री मेहुल एंड श्री जितेंद्र रिकॉर्डेड ऑन सुमेंसो, इवन दे नथिंग सबमिटेड दैट कि अपीलेंट जो है इस केस में जो है वो इन्वॉल्व रहा। तो कुल मिला के इट इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस अगेंस्ट द अपीलेंट एंड द कंसर्न्ड पर्सन हु इज एलिज्ड टू बी शोन इन द प्रेजेंट क्राइम। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद उन्होंने जोर दिया अपीलेंट के स्टेटमेंट के ऊपर, और जजमेंट के पैरा नंबर 5.3 में यह स्पष्ट किया गया, द अबाउ स्टेटमेंट क्लियरली रिवील्स दैट द अपीलेंट हैज़ नॉट फाइनेंस्ड एनीथिंग टू मिस्टर आर त्रिवेदी, और ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड पर पाए गए। इसके अलावा उनका यह कहना है, सिंस मेहुल रिक्वायर्ड द फंड, द अपीलेंट रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड मिस्टर नीलेश, द पार्टनर ऑफ सो एंड सो, हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड एट दुबई, टू प्रोवाइड some fund to Mr. Mehul on his guarantee. The appellant did not state that he provided fund to Shri Mehul in Dubai. The appellant has given assurance to partner that the fund will be repaid. If not, then I will stand as guarantee. इतनी सी बात है यहाँ पर। तो उसने जो डिफेंस पॉइंट लेके चला उसको वापस से उसने क्लैरिफाई यहाँ पर करा, और इंसेप्शन पे जो बात चली थी ना घुमा फिरा के वाली बात, वो बात इस तरह से क्लियर हुई। और आपको यही बात रखनी है एग्जैक्टली कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, मैं किसी भी रूप में इन्वॉल्व नहीं हूँ। जिस स्थान पर अमाउंट देना बताया गया है कि जहाँ पर उस अमाउंट का उपयोग करके गोल्ड को जो है परचेज किया जाएगा, वो अमाउंट मैंने दिया ही नहीं। मैं उस समय दुबई में था ही नहीं, ये स्टैंड था कंसर्न अपीलेंट का। उसको जरूरत थी फंड्स की अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मैंने अपने फ्रेंड को कहा जो ऑलरेडी काम करता है गोल्ड का या डायमंड्स का, उसने उसको फंड्स दे दिए, और मैंने इतना ही कहा था कि ये फंड आपको चुका देगा, और ये नहीं चुकाता है देन आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो उसने सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लाइट में अपने प्लीडिंग्स को जो है सबमिट किया। क्लियर हो गया? चलूँ आगे। अब यहाँ पर कंटेंशन क्या है, सिमिलरली अनदर एंट्री ऑफ सो एंड सो अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द शीट
retrieved from the pen drive recovered from the residential premises of Nita Parmar. The appellant stated that the amount of so and so was given to Mehul in Ahmedabad as requested by him. He further submitted that he did not know how he sent such amount to Dubai for conversion into so and so currency. It is also observed that after recording the statement of appellant, the investigating authority did not record the statement of Mehul and Shri Jitendra Rokat to ascertain the certain facts. यहाँ पर चेन ब्रेक हो गई कि जब वो नए फैक्ट्स लेकर आया तो उसकी वापस पुष्टि के लिए मेहुल जितेंद्र के स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो उन्होंने कहा कि चेन जब ब्रेक हो गई है तो हम कनेक्टिविटी को यहाँ पर नहीं मान सकते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ मेहुल एंड जितेंद्र were recorded on so and so date, but above person did not state anything concerning the role of the appellant in the present crime. And apart from that, the department has not taken any step to confirm from Shri R. Trivedi the role of concerned appellant in the present crime. The evidence on the record is not sufficient to hold that the appellant is involved in the alleged smuggling of the gold. और इसके अलावा कोर्ट का ये व्यू है, the statement of co-notice cannot be adopted as legal evidence to penalize the accused. कि statement जो co-accused का है उसको यूज नहीं ले सकते to penalize the main accused. आपके पास जो भी एविडेंस है आपको प्रॉपरली कलेक्ट करना है, उनको कॉरोबरेट करना है और सस्टेनिंग एविडेंस कोर्ट में रखनी है। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो मियरली ऑन द कन्फेशंस एंड अदर एविडेंस यू कैन नॉट कनेक्ट अ पर्सन विद द क्राइम। अब कोर्ट का क्या रखना कि मियरली बिकॉज द नेम ऑफ द अपीलेंट इज अपीयरिंग द सेम इज नॉट अ ग्राउंड टू इप्सो फैक्टो, एक टेक्निकल वर्ड है इप्सो फैक्टो, अपने आप में ये ग्राउंड नहीं है प्रिज्यूम करने का कि वो क्राइम में जो है इन्वॉल्व है। लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये माना गया कि किसी भी रूप में 111 या 112 कस्टम एक्ट का जो है उल्लंघन नहीं हुआ है और जो पेनल्टी इम्पोज की गई है वो गलत है और ऐसा कोई फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं कि उसको इस बात की नॉलेज थी कि वो गोल्ड की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था या उसके लिए फंडिंग्स कर रहा था। एंड दैट्स व्हाई द इम्प्यूट जजमेंट इज सेट असाइड एंड द पेनल्टी इम्पोज एज पर सेक्शन 112B ऑफ द कस्टम एक्ट इज ऑल्सो सेट असाइड। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको हमें समझना है कि जब भी हम ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। कोई डॉक्यूमेंट अगर रिट्रीव हो रहे हैं को अक्यूज से तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ राइट टू मेक द रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपके स्टेटमेंट को फर्दर कंफर्म नहीं किया गया तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव रहता है और कोशिश ये करें कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें जो क्राइम से कनेक्ट करने की स्थिति में हो, क्योंकि आप स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं हैं, आप वो स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड हैं जो आपकी जानकारी में है। इवन यू कुड टेक द लीगल असिस्टेंट टू सस्टेन योर क्लेम। और जब भी आप ज्ञापन दो, प्रेजेंटेशन दो, साथ में लॉ जरूर सपोर्ट कर दो, वहां पर फिर आपको कोई दिक्कत इस जन्म में नहीं आनी है। तो घबराने का नहीं है, मजबूती से लड़ने का है और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।